SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हुसानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बालिका वधू बनने से बची एक नाबालिग, अधिकारियों ने रुकवाई शादी, बेरंग लौटी बारात, देर रात तक रहा गहमा गहमी का माहौल। अधिवक्ता की गिरफ्तारी मामले में मुजफ्फरपुर के वकीलों ने 2 जजों के न्यायिक प्रक्रिया का किया बहिष्कार, सभी संगठनों की हुई बैठक में लिया गया निर्णय। और उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बीजेपी के कई नेता और विधायक हैं जेडीयू के संपर्क में, जल्द ही भाजपा में मचेगी भगदड़। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के उराई थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस और प्रशासन की तत्परता से बालिका वधू बनने से एक नाबालिग बच्ची को बचा लिया गया। दरअसल 11 वर्षीय लड़की की शादी 16 साल के नाबालिग लड़के से होने वाली थी। देर रात पूजा मटकोर था और शुक्रवार को बारात आने वाली थी। इसी दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई। उराई थाने की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों के पहुंचते हड़कंप मच गया। नाबालिग बच्ची के परिजन से बातचीत की गई, उन्हें कानून के नियम से अवगत कराया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि काफी खर्च हो गया है, पंडाल लग चुका है, भोजन बनाए जा रहे हैं, कपड़ा जेवरात समेत अन्य शादी में लगने वाले जरूरी सामान खरीदे जा चुके हैं, इसलिए अब ये शादी नहीं रुकेगी। फिर अधिकारियों ने थोड़ी सख्ती दिखाई और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन का सहयोग किया और परिजनों को समझाया। प्रशासन ने काफी प्रयास बाद वे लोग शादी नहीं करने की बात पर तैयार हुए। फिर लड़के पक्ष को भी समझाया गया, वे लोग भी मान गए। तब जाकर अधिकारियों की टीम वहां से लौटी। वार्ड पार्षद दिनेश और एक चौकीदार को वहां पर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है ताकि अगर ये लोग चोरी छिपे शादी करें तो फौरन सूचना दी जाए। अच्छा, कितना उम्र है तुम्हारा? 13 वर्ष उम्र है। 14 चल रहा है। कौन शादी करवा रहा है? कौन शादी करवा रहा है? मम्मी करवा रहा है। कौन क्लास में पढ़ती है? 9वां में। अच्छा, शादी नहीं करना चाह रही थी, अभी पढ़ाई लिखाई करना चाह रही थी। क्या नाम हुआ? अच्छा, कब शादी होने वाला था?
शादी का दाढ़ी आती है और ले तो पूजे आज पूजा मटकोर है, कल क्या था? कल शादी होगा। पूर्णिमा था कल के। शादी कब होने वाला था बाबू बताओ, तुमको मालूम है ना? पूर्णिमा। तो आज मटकोर है, कल पूर्णिमा शादी होगा कि कल शादी होगा? कुमारी जिसका उम्र 12 साल लगभग 3 महीना हुआ है, उसकी शादी उसकी माँ और पिता मिल करके आज घिरडारी कर रहे थे और कल शादी की तैयारी हो रही थी। हम लोग को संज्ञान में जैसे ही आया, हम लोगों ने इन्हें आकर समझा दिया है कि शादी नहीं होगी और यदि शादी की कोशिश करेंगे तो जेल की कार्रवाई की जाएगी। जब कौन शादी करवाने में कौन संलिप्त थे सर? क्या फकीरा राय और उनकी पत्नी जो यहाँ की वासी है, उन्हीं की पुत्री खुशबू कुमारी है, उनकी शादी करने की नियत रख रहे हैं। परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? परिजनों का स्पष्ट कर दिया गया है कि शादी नहीं होगी। परिजनों ने भी बता दिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, बच्ची नाबालिग है। वो नासमझी में ऐसा कदम उठा रही थी, लेकिन उनको संज्ञान में आ गया कि हमारी छोटी बच्ची है जिसका उम्र अभी नहीं हुआ है, बच्ची को पढ़ने लिखने का समय है, बच्ची पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी संस्कारी होगी। ऐसा उसकी माता और उसके पिता में यह संस्कार डेवलप हो गया है, अतः अब वो शादी नहीं करेगी। निगरानी में भी लगा दिया? हाँ, यहाँ वार्ड सदस्य हैं और हमारे चौकीदार हैं, वो लोग सक्रिय हैं। साथ ही ग्रामवासी भी सभी कह रहे हैं कि अब शादी नहीं होगी। सभी लोग इस दिशा में नजर रखे हुए हैं और हम लोगों को अनवरत सूचना देते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान के कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में समस्या का समाधान होने तक बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर की अगुवाई में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने इन दोनों के कोर्ट का बहिष्कार करने की घोषणा की और सभी अधिवक्ता से इनके न्यायालय में न्यायिक कार्य से अलग रहने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने कहा कि न्यायाधीश का अधिवक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष ने मामले में मुख्य न्यायमूर्ति से आग्रह किया कि वे इस संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लें। वहीं महासचिव ने कहा कि जब तक न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार नहीं बदला जाता तब तक अधिवक्ता उनकी कोर्ट का बहिष्कार जारी रखेंगे। दर्शकों को मालूम है कि बुधवार को न्यायिक कार्य के दौरान अधिवक्ता पंकज महंत ने जज के सामने पिस्तौल निकाल दी थी। इस पर जज साहब ने अधिवक्ता को गिरफ्तार करा दिया। जी, बार और बेंच के बीच में लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारा बार एसोसिएशन हमेशा से दोनों के बीच में तारतम्य स्थापित करता रहा है। लेकिन कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, क्योंकि हुआ क्या है कि हम लोग दूसरे को न्याय दिलाते हैं, लेकिन हमें अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कितनी दुखद स्थिति है, इसे हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो कहीं कोई बात नहीं थी, अगर वो लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर चले गए थे तो भूल से वो चले गए। हमारे बार एसोसिएशन के नेतागण अधिवक्तागण जाके सब लोगों ने क्षमा प्रार्थना किया, उनसे याचना किया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बावजूद भी वो रिजिड रहे और हम लोगों को डार्क में रखा गया, क्योंकि जजशिप के जो हेड होते हैं वो जिला जज होते हैं। 1:30 बजे हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर जिला जज से मिलने गए तो जिला जज साहब ने उस समय मिलने से इनकार करते हुए 5 बजे आने को कहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर अगर आग लगी हो, अगर एसोसिएशन में इस तरह का कोई मैटर हुआ हो तो जिला जज साहब को तुरंत संज्ञान लेकर बैठक बुलानी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद ने हम लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। 5:30 बजे जब हम लोग उनसे मिलने के लिए गए, उस वक्त भी वो बिजी थे। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं मामले को देख लूंगा, अगर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी तो पंकज जी रिहा हो जाएंगे। हम लोग बाहर में इंतजार करते रहे। उसके बाद पता चला कि उसी समय FIR करके और पंकज जी को 9:30 बजे रात में यहाँ जेल भेजा गया। हमारे सभी अधिवक्ताओं के बीच में काफी आक्रोश रहा। 2 एसोसिएशन है मुजफ्फरपुर में, एक DBA है और एक एडवोकेट एसोसिएशन है। दोनों एसोसिएशन की संयुक्त सहमति से आज एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें अधिवक्ताओं के बीच में काफी आक्रोश दिखा। सभी लोग लगातार बहिष्कार करने की बात कह रहे थे और अंत में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि ADJ 12 DK प्रधान साहब के कोर्ट का तब तक न्यायिक
न्यायिक कार्य से हम लोग अलग रहेंगे, क्योंकि बहिष्कार करना सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो हम लोगों ने न्यायिक कार्य से तब तक अलग रहेंगे जब तक कि पंकज जी निकल कर नहीं आ जाते, उनकी रिहाई नहीं हो जाती। और इसके साथ साथ जिला एवं जो ये सत्र न्यायाधीश है उनके न्यायालय का भी कल से बहिष्कार तब तक जारी रहेगा। इन दोनों लोगों के तबादले की भी मांग हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज से की है और इस संबंध में पत्राचार हो रहा है। सभी तरह का लेटर आज जिला जज को भी दे दिया जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय को भी इसकी सूचना दी जाएगी। और बिहार स्टेट बार काउंसिल से भी हम लोग इसका डिमांड रख रहे हैं कि ऐसे जजेस पर प्रतिबंध लगाया जाए जो इस तरह से जन भावना को भड़काते हुए अधिवक्ता विरुद्ध कार्य करते हैं। आज की आम सभा में सबसे पहले कल की जो घटना हुई है, हम निर्दोष अधिवक्ता को जो गलत FIR करके भेजा गया है उसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है पूरे आम सभा के अधिवक्ताओं द्वारा। दूसरा यह निर्णय लिया गया है कि हमारे बार के मेंबर्स जो पंकज महंत को जो जेल भेजा गया है उसको जब तक रिहा नहीं किया जाता, जेल से जमानत नहीं दिया जाता, छूटता है और सद्भावपूर्ण समझौता नहीं हो जाता है, तब तक पूरा बार मेरा फैसला लिया है, आम सभा के द्वारा फैसला लिया गया बहुमत से कि 2 कोर्ट का माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं हमारे ADJ 12 साहब के कोर्ट का पूरे अधिवक्ता लोग, पूरा मेरे DBA के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सारे अधिवक्ता लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अपने आप को इन दोनों कोर्ट से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखूंगा, तब तक अलग रखूंगा जब तक पंकज महंत को जेल से रिहा नहीं होता है और उनके केस पर पूर्ण से सौहार्दपूर्ण विचार नहीं करके अगर समझौता नहीं किया जाता है तो हमारा जंग जारी रहेगा और इसको विस्तृत रूप अंजाम आगे और भी हम लोग करते रहेंगे। ठंड की दस्तक के साथ चोरों का आतंक भी बढ़ गया है। गुरुवार की रात अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में सुबोध कुमार के घर का खिड़की तोड़ चोरों ने लगभग 4 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान सुबोध कुमार सब परिवार सोए हुए थे, उन्हें चोरी होने की भनक तक नहीं लगी। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अगल बगल का CCTV फुटेज खंगाला गया है जिसमें 3 संदिग्ध युवक दिखे। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं तीनों ने घटना को अंजाम दिया है। गृह स्वामी सुबोध कुमार ने बताया कि अलमारी में रखे लगभग 4 लाख के जेवर और 5000 कैश गायब है। फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। ये चोरों के द्वारा जो है सो मतलब ग्रिल तोड़ करके और घर में घुस करके ये चोरी का मामला है। जेवरात वगैरह उन्होंने मतलब जो भी था सो ले गए। कितने लाख के रहे होंगे सामान? लगभग 3 लाख के आसपास का सामान था। किसी पर शक भी है? नहीं, संदेह तो किसी पे नहीं है। अच्छा, कुछ CCTV कैमरा में कुछ मालूम पड़ा? CCTV कैमरा से ये पता चल रहा है बगल वाले के यहाँ लगा हुआ है, तो लगभग 3 आदमी उसमें थे शामिल। जांच पुलिस कर रही है? हाँ, पुलिस जांच कर रही है। आवेदन दिए थाना पर? हाँ, आवेदन दिए हैं। रात में हम लोग गेट बंद करके सोए हुए थे। रात में ग्रिल काट के गेट के झिटकिली सब तोड़ के अंदर घुस गया है। अलमारी के तोड़ ताड़ के सब सामान गहना गुड़िया जो था सब लॉकर में का सब निकाल लिया है। डिब्बा लाख का होगा समथिंग? लगभग 3 लाख के। 3 लाख का जी। अभी आवेदन थाना पर दिया गया? हाँ, दिया गया है। सुबोध जी के घर में चोरी का बदात अज्ञात चोर के द्वारा दिया गया है, जो जांच करने पे पता चला कि मतलब अलमारी तोड़ के बहुत सारा जेवर वगैरह मतलब अज्ञात चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। कितने लाख का होगा समथिंग? मतलब वही 3 लाख अप्रोक्स। अच्छा, आवेदन कुछ पड़ा है क्या? हाँ, आवेदन अज्ञात के विरुद्ध इनके द्वारा थाना में दिया जाएगा। आज कौन सा जगह पर हुआ है? कोल्हुआ पैगंबरपुर अशोक विहार कॉलोनी में इनका आवास है। सामान्य पाठ्यक्रम में SC, ST एवं लड़कियों के सभी प्रकार के शुल्क माफी की योजना धरातल पर लागू करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस कैंपस
एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष महिपाल ओझा ने कहा कि अभी तक छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, उसे सुधारा नहीं जा रहा। विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में अलग अलग पाठ्यक्रम शुल्क लिया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुल्क बढ़ा दी गई है। छात्रों की मांग है कि पेंडिंग रिजल्ट को अविलंब सुधार कर प्रकाशित किया जाए। इसके अलावा सभी कॉलेजों में एक जैसे पाठ्यक्रम के लिए एक ही शुल्क लिया जाए। SC, ST एवं लड़कियों से पाठ्यक्रम के लिए लिया गया शुल्क वापस किया जाए एवं सभी कॉलेजों में SC, ST एवं लड़कियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। आज हम लोग अपने 23 सूत्री मांगों को लेकर के आज से हम लोग विश्वविद्यालय में धरने पे बैठे हैं। जैसा कि आप सबों को पहले भी हम लोगों ने बताया था कि SC, ST और महिला अभ्यर्थी से आज भी इस विश्वविद्यालय में, जबकि हाई कोर्ट और सरकार का भी आदेश है कि किसी भी महिला से और SC, ST से पैसा नहीं लेना है, आज भी इस विश्वविद्यालय में लिया जा रहा है। परीक्षाओं को इतनी तेज़ी से कराया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। अयोग्य शिक्षकों से कॉपी चेक कराया जा रहा है। और हम लोग की मांग है कि जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभाग हैं, अगर जो भी छात्र 75% उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, उन छात्रों को किसी भी कीमत पे परीक्षा नहीं देने दिया जाए। और जितने भी MBA, MCA, फिशरीज वगैरह विभाग हैं, उन सबका अपना अपना विभाग बनना चाहिए। और जितने भी वोकेशनल कोर्स में पैसा का वृद्धि किया गया है, फी का वृद्धि किया गया है, इन सबको वापस करना होगा। और एक बात हम लोग कह देना चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। जब तक कुलपति महोदय खुद यहां चलकर हम लोग से बात करने नहीं आएंगे और हमारी मांगों पे एक बात नहीं कहेंगे, तब तक हम लोग इसी तरीके से यहां पे जमे रहेंगे और बैठे रहेंगे। अग्निवीर बहाली प्रक्रिया के दौरान गुरुवार को मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में निरीक्षण करने पहुंचे DDG ब्रिगेडियर मुकेश ने बताया कि गया और मुजफ्फरपुर ARO मिलाकर 19 जिलों के लगभग 75 से 80 हजार अभ्यर्थी बहाली में भाग ले रहे हैं। 2 नवंबर से 14 दिसंबर तक गया रेंज की बहाली होगी। उसके बाद 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर रेंज की बहाली प्रक्रिया चलाई जाएगी। शुक्रवार को अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विभिन्न स्कूल, कॉलेज और NCC के माध्यम से छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया गया है। बहाली की तैयारियों को लेकर मैदान साफ सफाई और अन्य कार्यों में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। को प्रोसेस करते हैं और ये 20-25 दिन और चलेगा इस तरीके से। सबसे पहले इनका फिजिकल टेस्ट होने के बाद में इनकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उस पर हम गौर भी करते हैं। इन डॉक्यूमेंट चेक्स में हम लोग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट या उनका जो बर्थ का करेक्ट डेट जो है वो, इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी गौर करते हैं और हम इसको स्ट्रिक्टली इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एंट्री नहीं होना चाहिए, फ्रॉड तरीके से कोई भी भर्ती का अंजाम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से मेडिकल टेस्ट के लिए यहीं पे ऑन साइट बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और इसके लिए हमारे SRMO साहब, सीनियर मेडिकल ऑफिसर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी मेडिकल की टीम है। वो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने तरीके से रिक्रूटमेंट रैली के बारे में, इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे ताकि जो दूर दराज के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन वैल्यू पहुँचे, मैसेज सही पहुँचे, उनका अवेयरनेस लेवल बढ़े। और आने वाले समय में भी रिक्रूटमेंट रैलीज होंगे यहाँ पे। बिहार के यूथ के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, शूरवीर बने और अपने तरीके से अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करें। मैं यहीं समाप्त करूँगा। आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा रैली हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और यही हमारा मकसद था कि रिक्रूटमेंट रैली जब भी किया जाए तो उस पर पार्टिसिपेशन लेवल अच्छा हो ताकि हम अपने इंडियन आर्मी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकें और साथ में बच्चों को भी मौका मिले कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। इसी प्रकार से मुजफ्फर के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, उनके इलाके में भी आउटरीच प्रोग्राम किया गया
मुजफ्फरपुर का जो ERO है वो नॉर्थ बिहार को देखता है, उनका इलाका नॉर्थ बिहार में पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट जो कवर करते हैं वो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीहोर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया ताकि उनको समझाएं कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ लागू हो रही हैं और इसके स्कीम के क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। उनको बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और इसका श्रेय जो मेरे डायरेक्टर साहब हैं, कर्नल बॉबी जसरोटिया साहब और उनकी जो टीम है, साहब यहाँ बैठे हैं मेरे साथ में, उन लोगों ने इसको 3-4 महीने में बहुत उम्दा तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। और गया की रैली के बाद में जब मुजफ्फरपुर का इलाके का रैली होगा वो भी यहीं पे हो रहा है, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे एकदम मोटिवेटेड होके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यानी कि नॉर्मल समय में 21 साल तक रिक्रूटमेंट रैली में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 में जो टर्बुलेंस हुआ उस टर्बुलेंस को मद्देनज़र रख के 2 साल और एडिशनल दिया गया है। तो इस वाले रैली में अप टू 23 ईयर्स, 23 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम मेजर है इस कोविड के टर्बुलेंस से चलते। इसी के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से ये दोहराना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर है, बहुत ही फेयर है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। और इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हमने कई स्टेजेस में चेक्स और बैलेंस रखे हुए हैं, जिससे कि हम इंश्योर करना चाहेंगे कि ये प्रोसेस फेयरली चले और ट्रांसपेरेंटली चले। तो इसलिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए मेरे तरफ से मैसेज ये है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई एजेंट्स हों, चाहे वो कोई टाउट्स हों जो बोलते हैं कि हम आपका भर्ती करवा देंगे और वो कोई पैसा ले लें उनसे। तो इस टाइप के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो अपने माँ बाप का मेहनत का कमाई जो है वो वेस्ट करेंगे। जो भी उन्होंने करना है अपनी अच्छी तैयारी करें, फिजिकल के लिए भी, रिटर्न के लिए भी, मेडिकल के लिए अपने को स्वस्थ रखें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्रोसेस पे यकीन रखें। हम बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित DRCC सभागार में उद्योग विभाग की ओर से मेगा क्रेडिट कैंप लगाया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के सभी बैंकों ने 136 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण लाभार्थियों के बीच बांटी गई। DM प्रणव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। PMEGP योजना के तहत 2.36 करोड़, मुद्रा योजना के तहत 189 बैंक खातों में 5.31 करोड़ रुपए, समग्र गव्य विकास योजना के तहत 12 लाख रुपए, कृषि क्षेत्र के तहत 413 बैंक खातों में 6.80 करोड़ रुपए, PM स्वनिधि योजना के तहत 111 बैंक खातों में 33 लाख रुपए, जीविका संगठन में कुल 753 खातों में 13.60 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 3,282 बैंक खातों में कुल 10,059 ऋणियों को 136 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM प्रणव कुमार ने कहा कि जिले में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में सभी बैंक जिला को समृद्ध बनाने एवं विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार सृजन, उत्पादन इकाई, कुटीर उद्योग के संस्थापन में सहयोग करे एवं उन्हें ऋण मुहैया कराए। बैंकर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका दीदियां एवं छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों की पहचान करे और जोड़े। उनके माध्यम से लोगों को सब रोजगार मिलेगा तो समृद्धि आएगी। मौके पर उपस्थित उद्योग विभाग के निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने सभी विभाग और बैंकर्स से अनुरोध किया कि मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर के विकास में अधिक से अधिक योगदान दे। इसके साथ ही उन्होंने डीएम, डीडीसी सहित सभी अतिथि, सभी बैंकों के जिला समन्वयक एवं शाखा प्रबंधकों से मेगा क्रेडिट कैंप में आने के लिए मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। 4 लाख का हुआ है। क्या करेंगे? मशीन खरीदेंगे, रोजगार स्टार्ट करेंगे हम। रोजगार देने का काम करेंगे जी, रोजगार देंगे भी। कहाँ पे लगाएंगे ये महिला रुकना साहू चौक पे लगाएंगे हम, और बेरोजगार को रोजगार भी देंगे हम। ये उद्योग विभाग के द्वारा ऋण वितरण शिविर का आयोजन आज किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, PMEGP और PMFME जो योजना है, इस योजना के तहत स्वीकृति पत्र और ऋण वितरण का कार्य किया गया है। इस तरह का कार्यक्रम आज सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे ऋण वितरण में ज़्यादा तेजी आएगी। कितने लोगों को सर लोन ग्रांट किया गया, किस किस उद्योग लगाने का? इसमें PMEGP के तहत ऑलमोस्ट मोर देन 80 लोन सैंक्शन हुए हैं आज की डेट पे, और ऐसे ही PMFME के तहत मोर देन 5 लोन सैंक्शन हुए हैं, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑलमोस्ट 80 लोन्स जो है उनको सैंक्शन किए गए हैं सेकेंड किस्त। और साथ ही जो आज के द्वारा इन लोगों के द्वारा अश्योरेंस दिया गया है कि इन दी मंथ ऑफ नवंबर जो भी हमारा टारगेट है उसको ये लोग अचीव कर लेंगे। आगे कब इस तरह का कैंप आयोजन किया जाएगा ताकि उद्योग को बढ़ावा मिले? इस तरह के कैंप या तो हम एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में फिर से डिस्बर्समेंट कैंप का आयोजन का प्लान कर रहे हैं। जल्द से जल्द लोगों को लोन मिले ताकि अपना रोजगार करा सके, तो कैसे क्या प्रयास है सरकार? ये आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो उसी के लिए है कि जिससे कि लोगों को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, कैंप मोड में उनको चीज़ें मिल जाएं जिससे वो अपना रोजगार जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। थैंक यू। लोन का जो रेट है, सक्सेस रेट, वो काफ़ी कम है, 10% ही टारगेट से ये कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप हमारा देखो सक्सेस रेट इज वेरी गुड। ये आप 10% आप कर रहे हो, ये तो आपका डाटा हो। 435 का सर आपका ये है टारगेट है, और उसमें अभी तक हार्डली 140 के आसपास में हुआ है। आज आपका टारगेट देखोगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट 50%, और एंड ऑफ नवंबर में इट विल बी 100%। उद्योग विभाग का महाप्रबंधक हूँ, बोल रहा हूँ जिला उद्योग केंद्र से। आज मेरा 3 तारीख को ये है 3 नवंबर को मेगा क्रेडिट कैंप का वो है। इसमें लगभग नियर अबाउट बैंक के सहयोग से जो है 100 के लगभग 80 और 100 के बीच मेरा ऋण स्वीकृति पत्र मिलने की संभावना है। उनसे मेरी अनौपचारिक वार्ता भी हुई है, कुछ सूची भी प्राप्त हुए हैं, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत भी हमने लगभग 100 देने जा रहे हैं। उसमें 50 ऐसे हैं और 30 जो हैं मेरे महिला जो हैं उद्यमी, जिनको हमने क्लस्टर में दिया है जीविका के माध्यम से, उनको भी आज 6 लाख रुपये की वितरण हो जी। और उसके लिए आज ऑन स्पॉट जो है उनका जो है निबंधन भी मिल रहा है, GST की भी चल रही है, इसी परिसर में कार्रवाई चल रही है। उनके प्लेगर के लिए स्टाम्प पर उनका एग्रीमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक ही तल के नीचे हो रही है। यहाँ कुछ ऐसे भी उद्यमी आए हैं जिनका ऑन स्पॉट भी जो है बैंक के द्वारा हुआ है कि हम यहीं पर उनका ऋण स्वीकृति भी करेंगे, और बाद में 20% 25% जो सेंक्शन हैं पूर्व, उसमें से आज उसमें हमको संभावना है कि उनका वितरित भी किया जाएगा एक सैद्धांतिक रूप से। इसमें जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं सभी महाप्रबंधक, सभी बैंकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। उसमें से सभी बैंकों के लिए आने के लिए आग्रह पत्र भी भेजा गया है, DM स्तर से भी, हमारे प्रधान सचिव स्तर से भी उन लोगों को पत्र में दिए हैं कि इस कैंप में सफल बनाएं। और बहुत से बैंकों के बड़ी पदाधिकारी, स्टेट लेवल के पदाधिकारी भी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। जेडीयू का RJDU में विलय करने वाली सुशील मोदी के दावे से बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जेडीयू का विलय तो नहीं हो रहा, बल्कि बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर आए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बीजेपी नेता जेडीयू के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप तो वही पार्टी लगाती है जिस पार्टी को लगता है कि अब हार हमारी होने वाली है, तो इससे तो स्पष्ट है बीजेपी के लोग अब अभी के कुछ देर पहले तक तो दावा करते थे, अब आरोप लगाने लगे। तो आरोप लगाने का मतलब है कि अपनी हार का
कारण लोगों के बीच परोसेंगे कि इस कारण से हार हुई है, तो हार उन लोगों ने मान ली, इस बात से तय है। अच्छा, जेडीयू और आरजेडी में विलय हो सकता है, बीजेपी का दावा है कि जल्द विलय होने वाला है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो यही कहने वाली पार्टी है ना, इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था ना कि देश भर में कोई पार्टी नहीं रहेगी, अकेले बीजेपी रह जाएगी। तो वही लोग चाहते हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास है उनकी ओर से। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जो कुछ भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, उनके जो हतोत्साहित कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर थोड़ा उत्साह भरना चाहते हैं झूठ बोल करके, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। कुमार मोदी का दावा है कि वो लिख के दे दे। अरे भैया, कह तो रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हो रहा है, निराश हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह की बात झूठ बोल करके चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह आ जाए, वरना कोई मतलब नहीं है उनके बयान का। काफी कम रहा इस बार, क्या रहा है? वोटिंग परसेंटेज कम रहा नीतीश कुमार। नहीं, अभी तो इंतजार कीजिए ना, 5 बजे तक वोटिंग होना है, फाइनल आने दीजिए कितना प्रतिशत होता है। एकदम जीत की उम्मीद क्या, पक्का है कि दोनों जगह महागठबंधन जीतेगा। संपर्क में है क्या, ऐसा आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि बीजेपी के संपर्क में है? अरे भैया, तो बीजेपी के लोग हमारे भी संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, और नेता संपर्क में नहीं है, बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा ना, वहाँ तो भगदड़ मचने वाली है बीजेपी में। बिल्कुल शामिल। अच्छा, कुरानी उपचुनाव पर क्या कहेंगे? कुरानी उपचुनाव की घोषणा भी इलेक्शन कमीशन करे, इलेक्शन तो होना ही है। नहीं, अभी हम जब गठबंधन महागठबंधन में जो निर्णय होगा उसकी बात करेंगे, अभी हम उसके पहले कुछ नहीं। देखिए, अब तो चुनाव वहाँ हो ही रहा है, अब वहाँ गुजरात की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ के बारे में हमको जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से गुरुवार को मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित सर सैयद राष्ट्रीय सम्मेलन में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आधुनिक शिक्षा से जोड़कर ही अल्पसंख्यक समुदाय का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है और सभी लोगों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार तत्पर है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मदरसा आधुनिकीकरण के सभापति मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने कहा कि आज अल्पसंख्यक समुदाय आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा बन रही है। प्रयास रहेगा कि मुजफ्फरपुर में भी इसकी शाखा खुले। देखिए, उन्होंने 150-200 साल पहले शिक्षा के महत्व को उजागर किया था, और उन्होंने तब कहा था जब अंग्रेजों का साम्राज्य फैल चुका है, उस वक्त कॉमन पीपुल, आम आदमी, जिनको साम्राज्य से, सरकारों से कोई लेना देना नहीं था, उनके एम्पावरमेंट की बात की थी, कॉमन पीपुल, और उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जरूरी है, तालीम जरूरी है। और वह भी कैसी शिक्षा, जो शिक्षा ट्रेडिशनल नहीं हो, आधुनिक शिक्षा हो, साइंटिफिक शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता उस समय उन्होंने महसूस की थी। संदेश दिया था कि ऐसी शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, और सिर्फ शिक्षा मिलनी ही नहीं चाहिए कहा ही नहीं था, बल्कि इसके लिए जगह जगह उन्होंने इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और बाद में चल करके आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका बीजारोपण उन्होंने ही किया। तो इस रूप में आज भी उनके जीवन का यह संदेश है कि हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति शिक्षित होना जरूरी है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज रूप छपरा पचगछिया गांव में गुरुवार की दोपहर जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष के 60 वर्षीय गौरी शंकर राय और 52 वर्षीय मृत्युंजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल कायम है। सर, जमीन हमारा आज से नहीं, बाबा जी के नाम पर, रघुनाथ राय महावीर राय के नाम पर 11 डिसमिल खतियान और नक्शा कटा हुआ है। उसके बगल में मदर राय का जमीन है। हम वो कहते हैं कि यहाँ से पूरा तू खाली करके चला जाओ। हम लोग कहते हैं कि नहीं खाली करेंगे। उसके बाद वो लोग पूरे परिवार 10-20 आदमी गया और पूरा घर उजाड़ दिया, एल्वेस्टर तोड़ दिया, हम लोग को पीटा। कौन कौन लोग मारे हैं उनका? उसमें मारे हैं कृष्णा राय, मदन राय, उषा कुमारी, शशि कुमार, राकेश कुमार। क्या मांग है आपका? जी, मांग क्या है आपका? मांग है कि उसको उचित कार्रवाई किया जाए, उसका जांच पड़ताल करके उसको सजा दिया जाए।
कहाँ का है? आरोपित लोग गांव का है या गाँव का है? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर 19 नवंबर को बैंक हड़ताल की घोषणा की गई है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीझील स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि बैंकों से कर्मचारी संवर्ग खत्म कर दिया गया है, इससे ट्रेड यूनियन का लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को परेशान करने के लिए 3300 कर्मियों को राज्य स्तरीय ट्रांसफर किया जा रहा है। सचिव पंकज ठाकुर ने कहा कि बैंक प्रबंधन बेवजह चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है। क्या होगा 19 नवंबर को क्या होगा 19 नवंबर को क्या होगा 19 नवंबर को क्या होगा? कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा? मजदूर एकता करे पुकार, मजदूर एकता करे पुकार। आज मुख्य रूप से पूरे देश में विभिन्न बैंकों में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में मैनेजमेंट बाइपटाइट सेटलमेंट्स जिसके द्वारा हमारे सर्विस कंडीशंस तय होते हैं, उसको ताक पे रख के अपना मनमाना रवैया अपना रही है। एवं कुछ बैंकों में आज तक जो हमारा बाइपटाइट सेटलमेंट के अनुसार जो बेज रिवीजन हुआ था वो सीबीएस बैंक में नहीं दिया गया है। कुछ बैंकों में मनमानी तरीके से आउटसोर्स किया जा रहा है एम्प्लॉइज़ को, खास के 4th ग्रेड एम्प्लॉइज़ को जो हाउसकीपिंग में आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक एक अलग मुद्दा है जहाँ पे कि भारी संख्या में लगभग 3300 क्लर्क्स को सेटलमेंट में जो ट्रांसफ़र और रोटेशन का प्रावधान है उसको ताक पे रखते हुए उन्हें ट्रांसफ़र स्टेट लेवल पे किया जा रहा है, जबकि एक वो निश्चित सीमा के अंदर ही उनका ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए था। इन सारे मुद्दों को लेके पूरे देश में 19 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल होगा और ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से होगा। इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने 19 को जो हड़ताल है, हम लोगों ने अपने कैडर को जागरूक करने के लिए और जनता तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए ये प्रदर्शन आज आयोजित किया। बिहार में अत्यंत पिछड़ा समुदाय का सर्वेक्षण कराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अत्यंत पिछड़ा आयोग की तरफ से गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिला परिषद सभागार में सर्वेक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पंचायती राज पदाधिकारी एवं अत्यंत पिछड़ा आयोग के पदाधिकारी शामिल हुए। शिविर में शामिल कर्मचारियों को सर्वेक्षण के लिए ट्रेनिंग दी गई। 4 नवंबर से सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आकलन किया जाएगा। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सरकार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति का आकलन करते हुए नगर निकाय चुनाव से सीटों में आरक्षण लागू करना है। उसके बाद निकाय चुनाव संपन्न हो सकेगा। इसमें बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्गों की राजनीतिक सहभागिता क्या है उसको जानने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जो अभी देख रहे थे कि नगर निकाय चुनाव होना था जो कैंसिल कर दिया गया, कोर्ट जिस पे रोक लगाया माननीय हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, तो ये जानना चाह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उस पर एक सर्वे करा लिया जाए कि उनकी सहभागिता क्या है। उसके बाद ये रिपोर्ट मांगा गया है, तो उस पर हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं पूरे बिहार में। और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम हैं। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अभी जितने लोग सर्वे का काम करेंगे लोगों के बीच में जाएंगे, एक प्रशिक्षण दिया गया कि एक हमारे पास क्वेश्चनर है, इसको किस तरह से भरेंगे, लोगों से किस तरह से बात करेंगे। ठीक है। तो सर क्या चीज़ है सर? कब से प्रशिक्षण, ये कब से होगा सर्वे? ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से लोग जाएंगे क्षेत्र में। अभी जो पेपर वगैरह है उनको दिया जा रहा है। कल के बाद लोग फील्ड में रहेंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये अति पिछड़ा वर्ग की स्थिति को देखना है। मेनली है कि राजनीतिक सहभागिता क्या है। ठीक है। कुछ बिंदु होना किस चीज़ को जांचना है, क्या बिंदु है? हम जांचने नहीं जा रहे हैं। हाँ, सब चीज़ देखना है उसमें। शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति को देखना है उनका कि क्या स्थिति है, और जो मतदान करते हैं उसमें क्या स्थिति है, उसमें जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, क्या कारण है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर गुरुवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के मुजफ्फरपुर कार्यालय में कैलाशपति मिश्र की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
पूर्व मंत्री ने कहा कि जनसंघ काल से ही पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रमों को सुदूर वनवासी क्षेत्रों में भी जन जन तक पहुंचाने में कैलाशपति मिश्र जैसी विभूतियों का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि 1974 के आंदोलन से लेकर 1977 में वित्त मंत्री के रूप में उनके किए गए कार्य काफी सराहनीय है। के जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी का आज पुण्यतिथि है। पूरे मुजफ्फरपुर में सभी पार्टी के सदस्य, सभी लोग उनके इस पुण्यतिथि पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सबों को मालूम है कि कैलाशपति मिश्र को भीष्म पितामह कहा जाता है बीजेपी का, और कैलाशपति मिश्र के ही त्याग तपस्या से यह बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर पहुंची है। हम समझते हैं कि कैलाश जी भीष्म पिता रहे ही हैं और आज भी पूरे बिहार और पूरा देश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे गुजरात के, राजस्थान के। लेकिन उनका जो चरित्र रहा, जो उनका त्याग रहा और जो जिस तरह से उन्होंने पार्टी का काम किया, शायद ही कोई दूसरा आदमी उस स्तर पर काम किया होगा। और हम समझते हैं कि आज उनके यादों को कर करके उनके बताए गए सत्य न्याय और वो जो एक जातिवाद से उठ कर के समाज का निर्माण करते थे, ऐसे कैलाशपति मिश्र के पुण्यतिथि पर हम सभी लोग हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके बताए गए रास्ते पर चले तो शायद और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।